अक्सर देखा गया है कि जो एनटी द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमें समझ में ही नहीं आते हैं, क्योंकि एनटीए जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। या तो वो असर्शन और रीज़न के फॉर्म में क्वेश्चंस करते हैं, या तो फिर वो टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन को मिक्स कर देते हैं, या टीचिंग एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन को मिक्स करके कैसे भी करके वो कोई ना कोई दो चैप्टर को उठाकर मर्ज करके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब हमको किसी भी चैप्टर को कुल छोटे से छोटे उसकी जो सब यूनिट्स हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, ताकि हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और हम सब क्वेश्चन राइट भी कर सकें। तो इसलिए आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के लास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। नैतिक उल्लंघन तब घटित होते हैं जब शोधकर्ता साहित्यिक चोरी अथवा आंकड़े को अयथार्थ रूप में प्रस्तुत करने में भाग लेता है। इसका तर्क है, कोई शोधकर्ता किसी सुविख्यात और स्थापित तथ्य को बिना उद्धरण प्रदान किए इसे उद्धृत नहीं कर सकता, अन्यथा यह अनैतिक के रूप में अभिहित किया जाएगा। इसको इंग्लिश में देखेंगे, इथिकल वायलेंस ऑकर when researchers engage in plagiarism or falsifying data। रीज़न है, a researcher cannot cite a well-known and established fact without providing citation, otherwise it will be termed as unethical। तो जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है कि नैतिक उल्लंघन तब घटित होते हैं जब शोधकर्ता साहित्यिक चोरी करता है, जबकि जब भी शोधकर्ता द्वारा साहित्यिक चोरी की जाएगी, आंकड़ों को अयथार्थ रूप में प्रकट करना होगा, तो यह सब कुछ नैतिक उल्लंघन कहा जाएगा। और जब भी नैतिक उल्लंघन होता है तब उनके द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसमें प्रामाणिकता नहीं होती है। तो ये फर्स्ट जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। और जो सेकंड है कि कोई शोधकर्ता किसी भी बात का उल्लेख अगर कोई करता है शोधकर्ता और रिसर्च पेपर लिख रहा है, तो उसमें यह देना ज़रूरी हो जाता है कि आपने किसी खास स्टेटमेंट के लिए कहाँ से अध्ययन किया गया है। मतलब उसको सारी जानकारी देनी पड़ेगी कि आपने कौन सी बुक्स का रेफरेंस लिया था, सभी जानकारी उसको देनी पड़ेगी। तो जो सेकंड वाला हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सी। प्रथम सत्य है और दूसरा असत्य है। सेकंड देखते हैं। समकक्षी समीक्षित जर्नलों में प्रकाशित शोध आलेखों को विशेषज्ञ गंभीरता से लेते हैं। इसका तर्क है, समकक्षी समीक्षित जर्नल में शोध पत्रों की गंभीर समीक्षा नहीं होती क्योंकि उनका प्रभाव कारक उच्च होता है। तो इंग्लिश में देखते हैं, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश इन पीर रिव्यू जर्नल आर टेकन मोर सीरियसली बाय एक्सपर्ट। रीज़न है, पीर रिव्यू जर्नल डू नॉट सब्जेक्ट द रिसर्च पेपर टू rigorous scrutiny because they have high impact factor। तो जो पीयर रिव्यू है उस जर्नल का अर्थ है कि जब पत्रिकाएं प्रकाशित होने के पूर्व एक विशेषज्ञ द्वारा जांची जाती है और इन पत्रिकाओं में विषयानुसार जिस जिस विषय की एक
समिति होती है और उनके द्वारा यह जांचा जाती है पत्रिका। तब इसमें फर्स्ट में कह रहे हैं कि जो समकक्षी जनरल है उसको गंभीरता से लेते हैं, तो ए तो राइट हो जाएगा। और सेकंड में बोल रहे हैं कि गंभीर समीक्षा नहीं होती, तो रीज़न में गंभीर समीक्षा कैसे नहीं होती, गंभीर समीक्षा होगी तभी तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी गलती की गई है। इसका भी आंसर सी हो जाएगा, फर्स्ट ट्रू है और सेकंड जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड, अब थर्ड देखते हैं, मैच द कॉलम। केस स्टडी। अब केस स्टडी कब रहती है? यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कई इकाइयों का या न्यायाधीशों का अध्ययन करने की अपेक्षा हम एक का गहन अध्ययन करते हैं। जैसे सामरिक शास्त्र हो गया, व्यापार क्षेत्र हो गया आदि में प्रदत्तों को एकत्रित करने की एक यह विधि है। यह इकाई या तो एक परिवार हो सकता है या एक व्यक्ति या एक समुदाय भी हो सकता है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा सी, एकल या कुछ व्यक्तियों का सघन अध्ययन। केस स्टडी कब करते हैं हम? जब एकल या कुछ व्यक्तियों का सघन अध्ययन करते हैं। और बी है ऑब्जर्वेशन रिसर्च। ऑब्जर्वेशन रिसर्च में क्या होता है कि इसमें कोई भी हस्तक्षेप शामिल नहीं होता है, स्वयं कोई अवलोकन के माध्यम से हमें जानकारी एकत्रित करनी होती है। जितनी भी प्राप्त घटनाएं हैं या वर्तमान घटनाएं जो संबंधित होती है, इस विधि द्वारा गहराई से अध्ययन संभव हो पाता है। मतलब यहाँ पर हम गहराई से अध्ययन करते हैं। इस विधि का प्रयोग हम उन समस्याओं के अध्ययन के लिए करते हैं जिनके बारे में अनुमान के द्वारा या पूछकर नहीं जाना जा सकता है। यहाँ तो इस विधि का उपयोग हम तब करेंगे जहाँ पर हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं या हम किसी से पूछकर इसके बारे में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जो भी हमें करना है हमें उसका स्वयं निरीक्षण करके सारे के सारे डाटा एकत्र करने पड़ते हैं। अब जो थर्ड है वो अनुदैर्ध्य शोध है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो इसका क्या हो जाएगा? सी का। सी जो होता है वो इस प्रकार के अध्ययन में चयनित इकाइयों को एक से अधिक बार से इसकी जो जानकारी होती है वो एक से अधिक बार एकत्रित की जाती है। उदाहरण के लिए एक विभाग में कर्मचारियों के वेतन वृद्धि से पहले संतुष्टि का स्तर क्या था और उसी विभाग में वेतन वृद्धि के बाद संतुष्टि का स्तर क्या होगा। तो ये कब होता है? ये अनुदैर्ध्य शोध में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वह अध्ययन जिसमें प्रतिभागियों के एक समूह का काल अवधि में प्रेरणा और मापन किया जाता है। इसका हो जाएगा फोर्थ। अब लास्ट से जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसमें क्या करते हैं, यह अनुसंधान कारण और प्रभाव संबंधों को उजागर करता है। एक घटना दूसरी घटना को अंजाम देती है। जैसे कि धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर होता है, एक निश्चित कारण और प्रभाव को दर्शाता है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा ये सक्रिय चर सक्रिय रूप से संयोजित किए जाते हैं। मतलब वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड द एनवायरनमेंट इज कंट्रोल्ड। इसका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। शोध में निगमन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं, वे कौन से हैं?
तो उसका है जो शोध से संबंधित सामग्री की फोटोकॉपी करना। बी है थ्योरी। सी प्राकल्पना और आंकड़ों का संकलन। डी है आंकड़ा विश्लेषण, निष्कर्ष, प्राकल्पना की पुष्टि या अस्वीकृति। और डी है अनुक्रमणिका तैयार करना। तो द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इज रिसर्च इन रिसर्च हैज़ द फॉलोइंग स्टेप, व्हाट विच आर दे? Photocopying the research material first. B theory. C hypothesis and data collection. D data analysis, finding confirmation or rejection of hypothesis. और E है preparation the index. तो निगमन क्या होता है? जब निगमन जिसमें हम दो तथ्यों के बीच कारण और परिणाम संबंधी ज्ञात करते हैं, वो एक निगमन प्रक्रिया है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सिद्धांत बी आ जाएगा और प्राकल्पना और आंकड़ा संकलन और आंकड़ा विश्लेषण, निष्कर्ष, प्राकल्पना की पुष्टि और अस्वीकृति, मतलब इसका हो जाएगा बी सी डी। बी सी डी कहाँ पर है? तो इसका हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक शोधकर्ता प्रश्न को रखना चाहता है। अब एक शोधकर्ता प्रश्न को क्या रखना चाहेगा? एक शोधकर्ता प्रश्न को सुव्यक्त रखना चाहेगा, क्योंकि जब शोध प्रश्नों का कार्य होता है कि अज्ञात को निर्देश करना, मतलब जो चीज़ें हमारे इधर अज्ञात है, जो हमें नहीं पता है, उसको खोज करना। तो शोध प्रश्न विकसित करने के लिए किसी की रुचि एवं के विषय की पहचान करके शुरू करने और उस विषय पर प्रारंभिक शोध करने की आवश्यकता होती है। शोध प्रश्नों को नवीन वस्तुओं की खोज एवं पुरानी वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना, जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सकें। इस प्रकार जो शोधकर्ता होता है वो प्रश्न को क्या रखना चाहता है? सुव्यक्त या स्पष्ट रखना चाहता है, या एक्सप्लिसिट रखना चाहता है। तो इससे क्या होगा? अनुसंधान में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। एक्स है अदर्शन है मध्यपरास सिद्धांत अनुभव आश्रित जिज्ञासाओं पर बल देते हैं। इसका तर्क है प्रधान सिद्धांतों के विपरीत मध्यपारस सिद्धांत सीमित क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो हम इसका बोलेंगे मिडिल रेंज थ्योरीज आर द फोकस ऑफ इम्पीरियल इंक्वायरी। इसका रीज़न है अनलाइक ग्रांड थ्योरीज, मिडिल रेंज थ्योरीज फंक्शन इन अ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो इसका हो जाएगा कि जब हम छोटी छोटी प्रकल्पनाओं में समान रूप से पाई जाने वाली अवधारणाओं से जिन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है वे होते हैं मध्यपारस सिद्धांत। मिडिल रेंज थ्योरी कौन सी होती है? जब हम छोटी छोटी प्राकल्पना, मतलब छोटी छोटी से हम प्राकल्पनाओं से एक अवधारणाएं बना लेते हैं और उस अवधारणाओं से जिन सिद्धांतों का निर्माण होता है, मतलब उस अवधारणाओं से जो सिद्धांत बनते हैं वो होते हैं मध्यपारस सिद्धांत। यह सिद्धांत प्राकृतिक दुनिया के कुछ पहलू की एक अच्छी तरह से प्रभावित करते हैं। मतलब जो प्राकृतिक दुनिया होती है उसके जो पहलू होते हैं, जो भी होती है प्राकृतिक दुनिया, और जो अनुभवजन्य साध्य होते हैं उस पर आधारित होती है। तो परीक्षण एवं प्रयोग के माध्यम से उस पर की बार बार पुष्टि की जाती है। इस प्रकार मध्यपारस सिद्धांत अनुभव आश्रित जिज्ञासाओं पर बल देते हैं। तो दोनों ही इसका राइट हो जाएगा। इसका हो जाएगा ए, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
शोध में निम्नलिखित में से कौन से नैतिक सिद्धांत हैं? पहला है प्रतिभागियों के लिए आदर, दूसरा है संसूचित सहमति, तीसरा है सी है प्रतिभागियों के लिए न्याय, डी है स्वैच्छिक छल और ई है अपीड़क सहमति। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एथिकल प्रिंसिपल इन रिसर्च? रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेट, इन्फॉर्म कॉन्सेंट, सी जस्टिस फॉर पार्टिसिपेंट, डी वॉलेंट्री डिस्पेक्शन, ई कोरेसिव कॉन्सेंट। तो क्या हो जाएगा कि जो अनुसंधान में नैतिक सिद्धांत होते हैं वो क्यों होते हैं? शोध में नैतिक सिद्धांत कौन से होते हैं? तो शोध में नैतिक सिद्धांत वो होते हैं जहाँ पर जो अनुसंधान के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करते, मतलब जितनी बाधाएं होती हैं उनको दूर करते हैं, जो अनुसंधान के मार्ग के लिए उपयुक्त हैं या जो जिससे हमको लाभ मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिभागियों के लिए रिस्पेक्ट, एक आदर हो जाएगा, और संसूचित सहमति, और प्रतिभागियों के लिए न्याय। जितना अब स्वैच्छिक जल तो होगा नहीं, और पीड़क की सहमति भी नहीं होगी कि हम किसी को पीड़ित करें, और तो ABC हो जाएगा। ABC मीन्स ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निष्कर्षों की व्याख्या। निष्कर्षों की व्याख्या किस में प्रतिभागियों और शोधकर्ता दोनों का सहयोगात्मक क्रियाकलाप है? ए है प्रकरण अध्ययन, बी है अनुप्रयुक्त शोध, सी है मूल पाठ विषयक विश्लेषण, सी है घटना क्रिया विज्ञान। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग इन अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी ऑफ बोथ पार्टिसिपेट एंड रिसर्चर इन। तो जब निष्कर्षों की व्याख्या अनुप्रयुक्त शोध में की जाती है जहाँ पर प्रतिभागी और शोधकर्ता दोनों का ही सहयोगात्मक क्रियाकलाप होता है, यह जो अनुसंधान है किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए किया जाता है, इसको व्यवहारिक अनुसंधान भी कहा जाता है। और इस प्रकार के शोध में हम जो मौलिक बुनियाद सिद्धांत हैं और उसका नियमों का पालन करते हैं और जितनी भी व्यवहारिक समस्याएं हैं उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो जो अनुप्रयुक्त शोध है उसको वो समस्याओं या मुद्दों के समाधान को खोजने का एक गैर व्यवस्थित तरीका है। 13 नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से किसमें अधिकांशतः नरजाति वर्णन संबंधी शोध को आयोजित किया जाता है? तो फर्स्ट है अनुरूपित वातावरण, बी है स्वाभाविक वातावरण, सी है केवल आभासी वातावरण, डी है कृत्रिम वातावरण। तो the ethnographic research is mostly conducted in simulated environment, natural environment, वर्चुअल इन्वायरमेंट ओनली एंड आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। तो क्या हो जाएगा कि जब स्वाभाविक वातावरण, नरजाति वर्णन कहाँ पर किया जाता है? नरजाति वर्णन जो होता है वह मानव से रिलेटेड होता है, जितने भी मानव के क्रियाकलाप रहेंगे उनसे रिलेटेड होता है। तो जो ये है कि जो स्वाभाविक वातावरण है वो उससे ही कंडक्ट रहेगा। जैसे स्वाभाविक वातावरण अधिकांशतः नरजाति वर्णन संबंधी शोध में आयोजित किया जाता है। जो नरजाति विज्ञान है वो सामाजिक और व्यवहार में जो उपयोग किए जाने वाले डेटा होते हैं उनको एकत्र करता है, और इसकी जो एक विधि है वो गुणात्मक विधि भी है। इसमें डेटा का अवलोकन करते हैं, साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र करते हैं डाटा, और इसका उपयोग समाज और व्यक्तियों के कार्य करने के तरीके के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। अब इसको 14 देते हैं।
हम्म। नेक्स्ट। यदि शोध का फोकस एक उस विद्यालय में सुधार लाता है जिसमें विद्यार्थी प्रतिभागी और शोध पर्यवेक्षण शिक्षक है, तो इस तरह के एक शोध को किस रूप का नाम दिया जाएगा? मूल शोध कहा जाएगा, बी पारंपरिक शोध कहा जाएगा, सी पर्यवेक्षी शोध कहा जाएगा, या सी क्रियानिष्ठ शोध कहा जाएगा? तो जब विद्यार्थी और प्रतिभागी दोनों एक साथ काम करते हैं, मतलब कोई काम हो रहा है, तो ये होगा एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च जो एक शोध की एक विधि है जिसका उद्देश्य एक साथ किसी एक मुद्दे की जांच और उसका समाधान करना है। इसको पहली बार 1944 में MIT के प्रोफेसर कुर्ट लेविन द्वारा एक शब्द के रूप में गढ़ा गया था। एक्शन रिसर्च जो है, इसमें 3 स्तर होते हैं। एक तो व्यक्तिगत रिसर्च आएगा, इसमें सहयोगी एक्शन रिसर्च आएगा और स्कूल व्यापी एक्शन रिसर्च आएगा। तो मतलब जब भी एक्शन रिसर्च आपसे पूछा जाए, अगर वो व्यक्ति से रिलेटेड है या कोई सहयोग, मतलब कोई सहयोग करते हैं एक दूसरे का, वो या स्कूल व्यापी से एक्शन से रिसर्च है, तो वो सब किस में आएंगे? एक्शन रिसर्च में आएंगे। अब एक्शन रिसर्च के जो 4 चरण हैं वो क्या है? प्रतिबिंबित करना है, योजना बनाना है, कार्य करना है और फिर उसका निरीक्षण करना है। ये चक्र के माध्यम से जारी रखने वाला एक प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, नेक्स्ट से प्रतिचयन के लिए एक समूह की सदस्यता, अवस्थिति या कुछ अन्य पहचान किए गए चर पर आधारित व्यक्तित्व उत्तरदाताओं के बजाय लोगों के समूहों के चयन या नियत कार्य को किस रूप में लेबल किया जाएगा? अवस्थिति प्रतिचयन किया जाएगा, स्तरीकृत प्रतिचयन किया जाएगा, समूह प्रतिचयन किया जाएगा या सामूहिक प्रतिचयन किया जाएगा? तो हम देखते हैं इसको। सिलेक्शन और असाइनमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल instead of individual responded based on the membership of a group, location or some other identified variable for sampling is labeled as location sampling, स्टेरिफाई सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग या कलेक्टिव सैम्पलिंग। तो जो क्लस्टर नमूनाकरण है, मतलब जो समूह प्रतिचयन है, वो एक संभवतः क्या है? नमूनाकरण विधि है जिसमें आप आबादी के समूहों को विभाजित करते हैं। हम ये इसको हम कह सकते हैं कि जब भी हम एक समूह को विभाजित करते हैं, मतलब एक जो ग्रुप है उसको हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे उसके। तो जैसे हम जिले या समूहों का उसका यादृच्छिक रूप से करते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक समूह की कुछ नमूनों को चुन लेते हैं, उसको क्लस्टर समग्र रूप से पूरी जीव संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। जैसे कि एक NGO में शिक्षा प्रदान करने के लिए 5 पड़ोसी शहरों में लड़कियों का एक नमूना बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? एकल चरण नमूना चरण का उपयोग करते हुए NGO से या यादृच्छिक रूप से कस्बों का चयन करेंगे और एक नमूना बनाएंगे और उन कस्बों में शिक्षा से जो वंचित लड़कियां हैं उसको चुनेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है स्वतः नवजाति वर्णन के कौन से 3 प्रकार हैं? ए है अप्रेक्षित कथाएं, बी है आत्मस्वीकृति कथाएं, सी है प्रभाववादी कथाएं, डी है आलोचनात्मक कथाएं, ई है आरोपित कथाएं। तो जब स्वतः नवजाति वर्णन है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि जो स्वतः नवजाति वर्णन है वो एक शोध विधि है जो संस्कृति, ग्रंथों, अनुभव या विश्वासों और प्रथाओं का वर्णन है, और इसकी व्याख्या करने के लिए व्यक्तिगत अनुभव का उपयोग किया जाता है। स्वतः नवजाति वर्णनकर्ताओं का मानना है कि जब व्यक्तिगत अनुभव राजनीतिक हो या सांस्कृतिक मानदंडों और अपेक्षाओं से भरा होता है तो वे कठोर आत्मचिंतन में संलग्न होते हैं, और इसको हम आम तौर पर रिफ्लेक्सिटी कहा जाता है इसको। तो स्वयं और सामाजिक जीवन के जो बीच आंकड़ों की जो पहचान होती है उससे पूछताछ की जाती है, और मौलिक रूप से स्वतः नवजाति वर्णनकर्ताओं का उद्देश्य है कि लोगों से यह पता लगाना है कि सांस्कृतिक आधार पर लोग क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, उनके संघर्षों का अर्थ क्या होता है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के नवजाति वर्णन होते हैं। तो इसमें आएगा आत्मस्वीकृति कथाएं, प्रभाववादी कथाएं और आलोचनात्मक कथाएं। तो इसका हो जाएगा बी सी डी, मतलब बी, इसका बी हो जाएगा। मात्रात्मक शोध में अवधारणाओं में या उनके बीच संबंधों की मात्रा के अधिक यथातथ्य अनुमान के लिए एक आधार प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? सर्वेक्षण करना है, पुनरावलोकन करना है, माप करना है या प्रतिचयन होता है। तो जब हम मात्रात्मक अनुसंधान करते हैं तो जब अवधारणा और उनके बीच में संबंधों का अनुमान लगाते हैं तो ये क्या होता है कि इसको हम माप करना कह सकते हैं। तो इसका हो जाएगा सी। जो ये इस प्रकार का फंक्शन है उसको क्या बोलेंगे? मेजरमेंट। In quantitative research, providing basic for more precise estimate of the degree of relationship among or between concept is a function of measurement. C. निम्नलिखित में से किसमें चित्र उत्तर प्राप्ति तकनीक को प्रयुक्त किया जाता है? फर्स्ट है प्रयोगात्मक शोध, बी है दृश्य नवजाति वर्णन, सी है अनुपयुक्त शोध और डी है विषय वस्तु का विश्लेषण। तो जब दृश्य नवजाति वर्णन होता है यह एक डिजाइनर समाधान पर पहुंचने के बजाय अपने सांस्कृतिक संदर्भ में लोगों और गतिविधियों को समझने से संबंधित होता है। जो नवजाति वर्णन होता है वो किस लिए होता है? मानव से रिलेटेड होता है और मानव की गतिविधियों को समझने से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए हम ये मानेंगे कि जो बुज़ुर्ग हैं वो सेल फ़ोन का उपयोग करते हैं, उसके पैटर्न का हम एक अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें क्या देखेंगे कि जो बुज़ुर्ग हैं वो सेल फ़ोन का उपयोग कहाँ पर कर रहे हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब जानेंगे हम। तो दृश्य नवंश विज्ञान जो होते हैं उसमें मौजूदा और अनुसंधान संचालित डेटा का उपयोग किया जाता है, फिर उसे चित्तर उत्तर प्राप्ति तकनीक के प्रयोग से सॉल्व किया जाता है। तो इसका हो जाएगा बी, दृश्य नवजाति वर्णन।